अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान ने जानते हुए या गलती में आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को एक फुटबॉल में तब्दील कर दिया है। अब हालत ये आ गई है कि यास्मीन राशिद और इन जैसे सेकंड टियर के जो लीडरान हैं, अहम हैं अपने हवाले से, लेकिन सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं वो पब्लिक जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्वीट्स के ज़रिए बातें कर रहे हैं इस किस्म की कि अगर चोरों ने अगला आर्मी चीफ लगाया तो ऐसा ही लगेगा जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। वो बयानात जो इमरान खान ने जारी किए थे, जिनकी वजाहतें देते देते फिर वो थके नहीं, अब उनकी सेकंड टियर की ज़ुबान से ऐसे लुढ़कते हैं कि जैसे बहुत ही सहल अंदाज से वो किसी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की तैनाती की बात कर रहे होंगे। इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू के अंदर जो बातें की उस पर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया, और अब अगर आप इमरान खान की आर्मी चीफ की तैनाती और तोसी के बारे में बयानात की तारीख जाने तो आपको पता चलेगा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो कहते थे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो कभी आर्मी चीफ को तोसी नहीं दूंगा, और उसके बाद जब इन्होंने जनरल बाजवा की तोसी की के बिल के ऊपर दस्तखत किए और उसको बाकायदा पार्टी के ज़रिए अप्रूव करवाया पार्लियामेंट के अंदर से, तो कहा कि चूँकि रीजनल हालात इस किस्म के हैं हमें ये तोसी देनी पड़ रही है। जब ताकत में से निकल गए तो कहा कि तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर कुछ दिन पहले ये कहते हुए सुनाई दिए कि चंद माह की तोसी हो सकती है, और आज कह रहे हैं कि मैंने तो तोसी की बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा है कि आप अगले इंतखाबात तक, नई हुकूमत के आने तक अगला आर्मी चीफ ना लगाएं, जिससे मुराद ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ कंटिन्यू करेगा, जिससे मुराद ये है कि उनको तोसी लेनी पड़ेगी। और अब यास्मीन राशिद साहबा का ये कहना है कि इमरान खान का जो ओरिजिनल बयान दोहराते उन्होंने बात की कि जो चोर हैं जब वो आर्मी चीफ को लगाएंगे तो ऐसा ही लगाएंगे कि जो उनकी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दे। अब ये फुटबॉल जो है ये किस करवट बैठेगा, इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि ये बयानिया भी चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मईशत को तबाह कर रहा है। इन दोनों मामलात के ऊपर आर्मी चीफ की तैनाती, नाम नहाद इमरान खान फार्मूला, इसके ऊपर बदलती हुई सूरत हाल, और फिर मुआशी मामला जो मौजूदा हुकूमत के गले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को, उनकी जमात को बड़ा वसी ग्राउंड मिलता है इन इश्यूज़ को टेकअप करने का। इन पर हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं इसहाक डार साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब। जनाब। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। तरह साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब ज़रा मामला चूँकि गर्म है आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से, जो इमरान खान ने कल फार्मूला दिया कि जी आप आर्मी चीफ को अगले इंतखाबात तक रखें, नई हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती करे। आज उन्होंने उसकी वजाहत की, कहा कि मैंने तोसी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि आर्मी चीफ को आप अगले इंतखाबात तक रिटेन करें। तो ज़ाहिर है इसका मतलब तोसी ही लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैंने तोसी की हतमी बात नहीं की। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि इसके ऊपर आपकी जमात की पोजीशन क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है आप पॉलिसी मेकर भी हैं और नवाज शरीफ के करीब तरीन भी हैं, तो आपकी जमात की इस वक्त पोजीशन क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। तरह साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस मामले को जिस तरह आपने मुख्तलिफ उनकी फेजेस में 2010 में बताया क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, फिर 2022 में क्या हुआ, दोबारा 2022 में एक और स्टैंड। एक तो यह कि ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है कि जो इस तरह सियासत की नज़र किया जाए। दूसरा ये है कि हमने भी देखा कि 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून 2013 से 2017 के दरमियान 2 आर्मी चीफ तैनात किए। उनकी अपॉइंटमेंट हुई, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। कभी कोई ऐसी पब्लिक डिबेट ट्रिगर नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि इन इन व्हाट कैपेसिटी इमरान खान साहब, किसी में रूल्स ऑफ बिजनेस में क्या लिखा है कि जी जो अपोजिशन की ऐसी पार्टी होगी, जो एक कल्ट होगा, जो सड़कों पे निकलेगा, जो यानी हर चीज़ को अटैक करेगा, जो इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार भी है, कि वो भी डिमांड करे, उसकी डिमांड को कंसीड किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बड़ी इमेच्योर और बड़ी ही अनरीजनेबल पॉलिटिक्स की जा रही है। आई विल कॉल इट फिल्थी पॉलिटिक्स। और इनको चाहिए कि ये अपने जो इनका एक रोल है एज अपोजिशन पार्टी, वो उसके अंदर रहें। और कहीं ये नहीं लिखा कि इनकी कंसल्टेशन से ये काम होगा, एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी,
नया चीफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन वो जो इसको हर वक्त उन्होंने एक शटल बनाया हुआ है, मुख्तलिफ इश्यूज को वो पब्लिक में उछालते हैं, ये मुनासिब नहीं है और उनको इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन आपकी ये पार्टी की पोजीशन क्या है? चले इस बात से कतई नजर के वो क्या करे, तो आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है कि हमारी पार्टी वही है जो हमने पहले किया, अपने अपने प्रोसेस में हम करेंगे। अपने हुकूमत वक्त जो है इस वक्त हमारी पार्टी सिर्फ अकेली नहीं है, यूनिटी गवर्नमेंट है, चंद पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिटी गवर्नमेंट है, और वो अपना ड्यू प्रोसेस के जरिए इसको मुकम्मल करेगी जो भी होगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये कबल अज़ वक्त है कि कोई भी एक क्लियर जो पोजीशन पार्टी के हवाले से देना, क्योंकि सिर्फ पार्टी इस वक्त हुकूमत में नहीं है, दूसरी जमातें भी हैं जो हमारी इत्तेहादी हैं। और वैसे भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं अगर आपको अभी अपने PMLN की थॉट या वो शेयर करूं, तो मैं समझता हूं कि मैं वही गलती दोहरा रहा हूँ जो इमरान खान कर रहे हैं इस वक्त। ये सब्जेक्ट्स नहीं है यानी पब्लिक में इस तरह को उछालने के कि जी आप वहाँ जाके तो मॉब में ये फैसला करेंगे या उनसे ये प्रेशर डलवाएंगे। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी जो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को लीड करता है, तो ये थेरी उनको 2014 में याद नहीं आई थी, ये थेरी उनको जो सब्सिक्वेंट धरने थे उनमें याद नहीं आई थी। ये आज फिर दोबारा जब वो हुकूमत से बाहर गए हैं तो आज इनको ये थेरीज याद आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही इमेच्योर और अनरीजनेबल पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, लेकिन इसका जवाब वही दे सकते हैं कि क्यों इस तरह के तो आप फिलहाल अपनी जमात की पोजीशन जो है वो उसको आर्टिकुलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी जमात जो है मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। तो मैं सिर्फ इम्कानात की बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी जो एलाइज हैं उनसे कंसल्ट करके इसके ऊपर एक वाज़ेह स्टैंड हुकूमत का देंगे? आपने कहा कि अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन घड़ी तो बड़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि वो डेट बड़ी करीब है जिसके करीब अमूमन अगले आर्मी चीफ की तैनाती की बातें शुरू हो जाती हैं। इस तरह की नहीं होती जिस तरह की आजकल हो रही है, वो तो डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन इसके ऊपर क्वाइटली बात शुरू हो जाती। तो आप अभी भी समझ रहे कि कबल अज़ वक्त है? मैं समझता हूँ कि दो टाइप की चीजें जो आप गवर्नेंस में हैंडल करते हैं। एक पॉलिसीज इशू होती हैं, पॉलिसीज मैटर होते हैं जो आप अपना एक देते भी हैं, नैरेटिव भी देते हैं, अपना एक रोड मैप बताते हैं, उस पर पब्लिक डिबेट होती है, आपको फीडबैक मिलती है, लोगों के जज्बात मिलते हैं, आप फैसला करते हैं। दूसरा प्रोसेस है एक डिफरेंट है टोटल। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि जो कि ना इसके लिए कोई डिबेट की जरूरत है, ना इसके लिए कोई यानी एडवांस कोई अपना माइंड देने की जरूरत है। ये प्रोसेस है, आपको भी पता है कि जो सीनियर 3 लोग होते हैं उनके डोजियर्स आते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उस पर फिर कंसल्टेशन होती है, बातचीत होती है। बातचीत मीन के प्राइम मिनिस्टर का जो अपना डोमेन है उसके अंदर, और वो उसको असेस किया जाता है और फिर एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। ये सारा जो है वो बड़ा डिस्क्रीट एक प्रोसेस होता है। देखें मसलन अभी आप खुद ही इंट्रो में मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं जी, वो कहते हैं कि जी अगर ये हुकूमत लगाएगी तो ये अपने ऐसे बंदे को लगाएगी कि जो इनकी चोरियों को कवर करें। हमें व्हाट अ फुलिश स्टेटमेंट टू गिव। भाई आप इसका मतलब है कि जो एक बंदा लगाया जाएगा वो ऐसा होगा कि जो लॉयल नहीं होगा सर्विस में, दे आर ऑल इक्वल्स। जो भी टॉप में इस वक्त रेस में होंगे, अगर ये कहना कि जी जो लगेगा वो तो इनको इनकी चोरियों को कवर करें, विच मीन्स कि वो अनफेयर या वो यानी आउट ऑफ द ड्यू प्रोसेस को काम करने के लिए वो बंदा का लगाया जाएगा। ये तो बड़ी अजीब किस्म की थेरी है। जो भी वहां पहुंचते हैं, जो प्रमोट होते 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 अपने उस मुकाम पे 3 स्टार जिनको लगते हैं और जो इस रेस में होते हैं, दे आर सपोज्ड टू बी इक्वली गुड। और लेकिन डॉक्टर सकता कलामी ज़रा थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड कर देते हैं मामले को। आपने कहा कि ये मामलात संजीदा नौयत के हैं, ये सेंसिटिव नौयत के हैं, इनको आप पब्लिक डिबेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर हमें रिमाइंडर की ज़रूरत है। देखें ये पब्लिक डिबेट में कन्वर्ट हुआ जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, खोसा साहब की कोर्ट ने इसके ऊपर हियरिंग की, फिर ये बहस हुई कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख क्या है, उनकी एज क्या है, आर्मी चीफ की अगर एक्सटेंशन होगी तो साल के लिए होगी। ये वाहिद ओहदा है जो पिछले कम से कम मौजूदा आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर आपने देखा, जिसके ऊपर ये भी बात हुई कि जब तक पार्लियामान ये पास नहीं करती है बिल,
तब तक जो है उनके पास एक टेम्पररी कंट्रोल होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक डिबेट के अंदर पहली मरतबा इमरान खान लेके आए। ये तो जब आपने एक्सटेंशन का फैसला किया, कोर्ट के अंदर डिसीजन हुआ और हर जगह पर इसके ऊपर डिबेट हुई थी। मैं अर्ज करूं तलत साहब, मैं आपके ही इस एक्सप्लेनेशन को पकड़ लेते हैं कि आपने जैसे फरमाया सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि जी ये टेम्पररी होल्ड करेंगे पोजीशन, आप लॉ बनाएं, उसमें आप एज भी डिटरमिन करें, एक्सटेंशन का भी हो, जो हमारी फिर लॉ आर्मी एक्ट में जो चेंजेस आई, मेरे ख्याल है सेक्शन 8B है इसके मुताल्लिक। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ये पोजीशन थी तो क्या इससे पहले जितनी एक्सटेंशंस हुई आज तक, इस लॉ की एनफोर्समेंट और पास होने से पहले बहुत बहुत आर्मी चीफ है जिन्होंने 3 साल से ज्यादा सर्व किए, एक टेन्योर से ज्यादा किया, काउंट ए फ्यू, तो क्या वो तमाम की तमाम फिर गैर कानूनी थी? वो तमाम की तमाम गैर आईनी थी? क्या वो तमाम के उनके जो एक्स्ट्रा टेन्योर थे आप उनके फिर चूंकि वो गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी, उनके जितना कुछ उनको दिया गया वो वापस क्लेम करेंगे? और क्लेम किया, मैं बोला ये अजीब किस्म के मफरूजे हमारे इस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, कानून बन गया, फिर नफ, लेकिन आप इसी को होल्ड करके जरा माजी को देख लेना। अगर ये एक्सटेंशन ठीक नहीं थी तो जो आज तक जितनी एक्सटेंशन थी विदाउट ए लॉ जो कि अमेंडमेंट की गई, तो इसका मतलब वो सारी की सारी भी तो गैर आईनी। मैं आपका नुक्ता समझता, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये मामला आपकी जमात की मंशा से उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर पार्लियामान में डिबेट हुआ, कोर्ट के अंदर डिबेट हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कैसे होगी, कानून क्या होगा, रिटायरमेंट की एज क्या होगी। तो अब अगर इससे कन्नी कतराना और कहना जी कि पब्लिक में डिस्कस नहीं करना, थोड़ा सा जो है ना ये वो कहते हैं कि इट्स अ लिटिल थिक टू डू दिस, ये कोई मतलब बात बनती नहीं है, क्योंकि आपने तो इसको खूब डिबेट किया है इस मामले को। इट्स नॉट इजी टू कन्विंस यू, बट मैं अर्ज करता हूँ, आप जैसे आपने खुद ही अभी कहा कि हमारी पार्टी उस प्रोसेस का हिस्सा बनी, आप मुझे बता दें कि डिड वी हैव एनी चॉइस? भाई एक सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दिया, एक प्रोसेस चल रहा है, एक्सटेंशन माजी में हो रही है और एक ड्यू प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे लागू हो रहा है, उसको उन्होंने आनन फानन डिक्लेयर कर दिया कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो कानून होना चाहिए, गुड एनफ। तो उसके बाद जब उन्होंने अपना आप को एक रोड मैप दे दिया कि जी आप एज डिटरमिन करें, आप टर्म डिटरमिन करें, ये सारी चीजें, तो फिर अगर हम एज ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बनते तो क्या हम इसका मतलब लेजिस्लेशन ना होने देते? और हम कहते कि ये वो तो एक किस्म की डायरेक्टिव था ना कि आप ये फैसला करें। उस डायरेक्टिव पे फिर पार्लियामेंट ने और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, हमने भी हिस्सा लिया और हमने भी उसका हिस्सा बन के तो एक कानून नाफिज हुआ। वो होना चाहिए था। तो कानून साजी आपका दर्द सर तो नहीं था ना जी, वो तो हुकूमत वक्त का दर्द सर था। नहीं, देखिए ये क्या हम इसी पाकिस्तान किधर जा रहा है जी, कहां से कहां पहुंच गया है मुआशी तौर पे, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का जो महंगाई है, पाकिस्तान की जो मईशत है, वो तमाम चीजें जो है बजाय हमारा पूरा फोकस कौम का मिनाजुल कौम और हुकूमत और अपोजिशन उस पे हो, हम ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं कि जो कि मेरे नजदीक वारंट नहीं करती कि उनको इतना टाइम दिया जाए फ्रेंकली। और एक प्रोसेस था, चले उन्होंने प्रोसेस एक एस्टैब्लिश करवा लिया, नया वो एस्टैब्लिश हो गया, अब उस प्रोसेस के लिए प्रोसेस होगा तो विल ऑल सी जब टाइम आएगा। जिसकी ड्यूटी है, अगर हुकूमत वक्त होती इमरान खान की तो वो फैसला करते, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते, अगर हुकूमत वक्त इस वक्त PMLN ने उनके इत्तेहादियों की है तो वो फैसला करेंगे, एज सिंपल एज दैट। जो भी फैसला करेंगे, एक्सटेंशन देंगे, मांगी जाएगी, लेनी है नहीं देनी है, जो भी है, या किसी को नया मुकर्रर करना है, मैं कुछ उसमें अपना ना माइंड दे रहा हूँ, ना मेरा ख्याल है मुनासिब है देना, लेकिन जो भी प्रोसेस है वो हुकूमत का एक काम है, वो हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरी करेगी वक्त के ऊपर। और अभी काफी अच्छा खासा टाइम है, अभी ऑलमोस्ट ओवर 2 मंथ्स उसमें पड़े हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमी। इसहाक डार साहब, मैं बिजनेस भी ड्रॉ पहले वाले पे ना जी, हमारा ड्रॉ हो गया ना जी आपस में। नहीं, ड्रॉ तो नहीं हुआ, फिर आपने कहना कि आप इस इशू को पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि मेरा अगला आर्गूमेंट तो फ्रैंकली ये आपके साथ होना था कि आपने एक्सटेंशन नहीं भी दी है, आपने एक्सटेंशन को एंडोर्स भी किया है, तो अब जब इमरान खान कहते हैं कि थोड़ी सी और एक्सटेंशन दे दें तो आपका उसके ऊपर एतराज़ बनता नहीं है, लेकिन फिर दैट विल बी लेबरिंग द पॉइंट।
आप मौजूद हो और इकॉनमी डिस्कस ना हो तो ये ज़्यादती की बात हो जाएगी। ज़रा ये बताइएगा, मैं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बात करता हूँ तो वो हमें जी बताते हैं जी कि ये बिजली के बिल आप देखें, ये पर यूनिट कॉस्ट देखें, ये मई में क्या था, जून में क्या था, जुलाई में क्या था, अगस्त में, सितंबर में, और वो हाई हाई करें। आई एम श्योर कुछ हाई हाई आपके पास भी पहुंच रही होगी। जो जी रुपए की कलाबाजियाँ हैं वो बावजूद आईएमएफ की डील के वो बतदरीज जारी हैं। और अब ये आर्गूमेंट ये है कि इस हुकूमत ने अपने खिलाफ जो सबसे बड़ी कैंपेन की है, मैं किसी अब इंडिविजुअल्स के नाम नहीं ले रहा, इस हुकूमत ने सबसे बड़ी जो कैंपेन की है वो अपने खिलाफ रुपए के जरिए और महंगाई के जरिए की है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आईएमएफ का सारा मामला तय भी हो गया, हो क्या रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, आईएमएफ को तो मामला खटाई में पड़ना ही नहीं चाहिए था। लेट्स बी ऑनेस्ट कि 7वां रिव्यू जो था, एक तो 2019 में प्रोग्राम हुआ, तलत साहब 3 साल का प्रोग्राम होता है। हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा मुकम्मल हुआ है, 2013 2016 तमाम 12 रिव्यूज ऑन टाइम कंप्लीटेड एंड प्रोग्राम क्लोज्ड एंड गुड बाय टू आईएमएफ, नंबर 1। अच्छा, अब क्या हुआ, 2019 में पहले एक साल हमने जाया कर दिया, करीबन लेस देन ईयर के हम गए नहीं। अब जब गए तो 20 में प्रोग्राम ले लिया, 2019 में प्रोग्राम लिया, तो ये टेक्निकली अगर ये सारा वक्त पे काम होता तो ये 2022 में प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए था। अब उसमें कई दफा ये सस्पेंड हुआ। जाते जाते जब ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि जब आपने देखा कि मैं सियासी तौर के ऊपर मैं अब करीबन बाहर निकलने वाला हूँ हुकूमत से या गवर्नेंस से, और उस वक्त आपने इकोनॉमिक लैंड माइंस बचाने की कोशिश की, जो आप इमरान खान साहब ने रिटन कमिटमेंट्स एंड कंडीशनैलिटीज तय की हुई थी आईएमएफ से, उसके ऊपर उससे इन्होंने डिसोन किया, उससे ये बाहर निकले। इन्होंने ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि रिवर्सल किया, और उल्टे तरफ, यानी बजाय ये कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्राइस वो चीज होती, तेल, मैं यूटिलिटीज की बात कर रहा हूँ, खासकर पेट्रोल और ये डीजल और इस तरह की लाइट डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह, और फिर कॉन्सिक्वेंशियल बिजली वगैरह, तो इन्होंने कमिटमेंट्स इनकी थी, इन्होंने ना सिर्फ उसको शेल्फ कर दिया जब देखा कि हम बाहर जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने उसमें रिलीफ भी इशू यानी अनाउंस कर दिया। आपको याद होगा, एक 10-10 रुपए पेट्रोल डीजल में, 5 रुपए बिजली के यूनिट में। दूसरा, फ्रीज कर दिया कि नो मैटर अगर दुनिया में डबल भी कीमत हो जाए तो हमने 30 जून 2022 तक हमने बढ़ानी नहीं है। ये एक इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि अनफेयर अप्रोच थी। अगर देखें, एक साइकिल्स हैं, आई कांट ब्लेम किसी भी गवर्नमेंट को कि जी वो रेट इंटरनेशनल जो है, जो कीमतें बढ़ रही थी वो उनका कसूर नहीं था, लेकिन फिर सोच समझ के इनको चाहिए था कि सोच समझ के कमिटमेंट करते। नंबर 1, अगर कमिटमेंट किए तो यू हैव टू, सॉवरेन कमिटमेंट होती है, पूरी करनी पड़ती है। नंबर 2, नंबर 3 कि इन्होंने जो मेजर अनाउंसमेंट की कि ये फंडेड सब्सिडीज है, दिस इज द कोर डिफरेंस कि जी फंडेड सब्सिडीज का मतलब ये है कि हमने अपने पेट काटा है, हमने ये अखराजात अपने कम कर लिए, ये हमने इतने 100 बिलियन बचा लिए हैं, ये हमने इनकम इतने 100 बिलियन इजाफा कर लिया है, इसका टोटल 350 अरब है। भाईजान, 30 जून तक 350 अरब हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है, आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा झूठ कौम से बोला गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोला गया कि ये फंडेड सब्सिडीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और असल में कोई फंडेड सब्सिडीज नहीं थी। इनके ये खुद यही बयान देते रहे, इनका फाइनेंस मिनिस्टर ये बयान देते रहे रिपीटेडली, जाने के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि अगर ये अप्रोच है कि सियासत जो है वो रियासत से बाला है, और अगर हम गिर रहे हैं तो हम चाहे कि मुल्क भी गिर जाए, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत दुख की बात है। और आपके सामने है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को भी जो है कोशिश की गई कि ये उसके बाद कथा कलामी, उसके बाद आपकी हुकूमत आई, आईएमएफ के साथ बातचीत हुई, चले मान लेते हैं कि आपकी हुकूमत के हाथ बंधे हुए थे, पुराने डिसीजंस का जो हैंगओवर है वो आपके सर के ऊपर मौजूद था, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि मुआशी इस्तेहकाम अवाम के हवाले से आएगा, रुपया किसी जगह, उसकी कदर जाके किसी जगह पर खड़ी होगी। महंगाई का तूफ़ान, जब मैं मिफ्ता साहब से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने तमाम तर मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं, किसी न किसी जाके थमेगा। मनफी चीज़ों के साथ कुछ मुस्बत चीज़ें भी होनी थी। नथिंग इज़ हैपनिंग, रुपए की कलाबाजियाँ जो है वो रुक नहीं रही हैं, और ये सिंबल बन गया है उस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का जो आपको सियासी तौर पर बहुत हर्ट करेगी। देखिए, तला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो डिवैल्यूएशन है, अगर आप मुझे कहें कि एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर
महंगाई का मुझे वजह बताओ, तो मैं आपको कहूंगा कि डिवैल्यूएशन से ये सारा काम शुरू हुआ। और उस वक्त कुछ आप अगर अपनी लाइब्रेरी में जाकर 20 14 15 16 के कुछ लोगों के जो सूडो इंटेलेक्चुअल बनते हैं, इकोनॉमिस्ट, उनके आप इंटरव्यूज देखें तो आपको पता चलेगा ये हिसाब डाल ने रुका हुआ है, ये अगर छोड़ दे तो एक्सपोर्ट जो आसमान पे चली जाएगी, ये इसको कहें कि रुपए को डिवैल्यू होने दे। मैं उसको समझाता था भाई, मैंने 98 99 में ये सारा ये निपटा हुआ है। 69 पे डॉलर चला गया था, 52 पे हम लाए तो स्टेबल था 8 महीने कुछ दिन तक। तो ये अगर आपने ये किया ना, आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। आपका आधा जो डिवेल्युएशन का बेनिफिट है वो आपका ओवरसीज इंपोर्टर है, आपके एक्सपोर्टर से ले लेता है एज ए डिस्काउंट। बाकी आपकी पूरी इकोनॉमी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली जाती है, आपकी महंगाई के तूफान आ जाते हैं। मैं ये हमेशा से मेरी थ्योरी है, ये आज की नहीं है, 25 साल से, और इंटरनेशनल अदारों को पता है मेरा कि आई एम एनिमी ऑफ डिवेल्युएशन। ये जो सेल्फ स्लाइड का ये करवाते हैं ना जी ये कुछ अदारे, ये इन्होंने बहुत मुल्कों में, उनको मुंह पे कहता रहा हूं कि आप तो बहुत मुल्कों में आपने तबाह किया है। तो बात यह है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और भाई अगर चाइना 4% या 3% डिवेल्यूएशन करता है तो उसके कई बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हो जाती है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। वही हुआ कि इन्होंने सोचा कि वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अब ये हुकूमत चली गई है, 104 रुपए 50 पैसे में इसहाक डार ने छोड़ा था, 114 रुपए 50 पैसे में करीबन मिफ्ता इस्माइल ने छोड़ा है, और उसके बाद केयर टेकर ने 123 पे छोड़ा था, इसको छोड़ दें। अब वो दैट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट ब्लंडर इन अवर इकोनॉमिक हिस्ट्री। जब वो छोड़ा खुला, और आप, मैं नहीं कह रहा, असद उमर साहब ने जब IMF के पास गए तो कहा कि हमने रुपए को खुला छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी हमने इंटरेस्ट रेट भी। अच्छा, उसके नतीजे में महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया। जब महंगाई का तूफान है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी टूल आपको इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो आपने स्टेट बैंक वो जैकअप करके, ये कोविड से पहले 15% पे करीब चला गया था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। और की वजह से ये एक विशेष सर्कल चलता 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 इसने पाकिस्तान, वो जो 2% पे फूड इन्फ्लेशन थी अनफॉर्चुनेटली, और जनरल इन्फ्लेशन 4% पे हमने छोड़ी थी अपना 2018 के इख्तिताम पे, अपनी मई 2018 में, वो अब बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा रिसेंटली ये 27% क्रॉस कर गई है। ये 1975 वाले जो 2-3 साल है उसके बाद ये पहली दफा इतना क्रॉस किया है। वो अभी कहीं जाके वो मामला रुक नहीं रहा, और ये सारे का सारा जो इसका लैश बैक कह लें, इसका जो इम्पैक्ट है वो सिक्लिकल है, इसको बड़ी सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं इस पे आ रहा था कि इस जिन को बोतल में क्या वापस भेजा जा सकता है? अगर भेजा जा सकता है तो कैसे? मैं मे साउंड टू ऑप्टिमिस्ट, बट आई बिलीव इट कैन बी डन। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ एक थ्योरी पे बिलीव करता हूं, मैंने प्रैक्टिकली इसको 98-99 में भी देखा कि ये हो सकता है। ये 69 से 52 करीबन 27% इवैल्यूएशन हुई थी, और वहां स्टेबल था। ये देखें, देयर आर हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट्स, देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें कंबाइंड जो है ना, उसने इसका देखे ना, अभी भी जब पहले दिन ये गवर्नमेंट आई तो ये 190 से 189 190 था, तो ये 182 पे आया, और दोबारा तभी जिस दिन ये IMF हुआ तो ये फिर 228 या 222 से 210 पे आया। तो बात यह है कि आपको और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कॉज है इस महंगाई का, क्योंकि आपकी हर चीज इट्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आई कॉल इट। आपका बल्क जो है, आपका जितनी इंपोर्टेड आपकी यूटिलिटी और आपके फ्यूल एंड एवरीथिंग, वो सारे का सारा, इवन आपका जो एक्सपोर्ट है उसमें 60% ही तो आपका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही लूज एक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुई पिछली हुकूमत में, और वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी हो गई कि वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आपने फरमाया कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया, स्पेकुलेटर्स हो गए, और कुछ और फैक्टर्स हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम तो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि इमरान खान ने तो कहा है कि वो सड़कों को एजिटेट करेंगे और इसी महीने अपना दोबारा ऐलान करेंगे किसी और एहतजाज का। तो सड़क को तो उन्होंने गर्म रखा हुआ है। मीडिया के अंदर भी एक आपको हैजानी कैफियत मुल्क में नज़र आती है, फिर ऊपर से फ्लड्स भी मौजूद है, तो गैर यकीनी सूरत हाल तो आपके कंट्रोल में नहीं है। व्हाट यू सेइंग इज़ कि स्पेकुलेटर्स जो हैं या दूसरे अवामिल, उनको आप कंट्रोल करके इस जिन को पूरा नहीं तो आधा बोतल में वापस भेज सकते हैं। जी बिल्कुल भेजा जा सकता है, भेजना चाहिए। देखें, ये आपका ये जो आपका एक ट्रेंड बन गया है, जो एक आपकी साइकिल
रिवर्स चल पड़ी है, इसको आपको वापस इसको मोड़ना पड़ेगा और ये जो डायरेक्शन है इसको चेंज करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी जो आवाम है ये महंगाई टॉलरेट नहीं कर सकती। 27% की जो महंगाई पे हम पहुंच गए हैं वो आज जैसे मैंने कहा कि 1974-5 के बाद ये पहली दफा हुआ है और उसकी मेन कंपोनेंट इंपोर्टेड कंपोनेंट है और उसके साथ ये डिवैल्यूएशन है और डिवैल्यूएशन के साथ जो उसका उसका जो इम्पैक्ट है आपका इंटरेस्ट रेट से 15% पे जा चुके हैं। ये तो ना होने वाला बिजनेस में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन प्लीज डोंट ब्लेम 4 मंथ्स गवर्नेंस ओनली। ये 4.25 साल का किया था, 4.25 महीने में एकदम से लेकिन वापस नहीं आ कॉस्ट सकता। ज़ाहिर है आप ही को उठानी पड़ेगी ना इसहाक डार साहब, वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सियासी लैंडस्केप आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब इस किस्म की बदतरीन सूरत हाल डेवलप होती है तो जो कौमी मेमोरी है लोगों की वैसे भी शॉर्ट होती है, वो भूल जाते हैं कि 4 साल पहले क्या, वो 4 महीने को या अगले 2-3 महीने को याद रखेंगे। तो आप तो नवाज शरीफ साहब फ़ोन उठा के मिफ्ता इस्माइल को या शहबाज शरीफ से पूछते क्यों नहीं है, क्यों की के करी जा रहे हो तुसी? इसके पॉलिटिकल कॉस्ट जो है, मैं आपके जिस लीडर से बात करता हूँ, अब तो खैर राना सनाउल्लाह ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये हमारे गले में पड़ जाएगा, वी कंपीटिंग अगेंस्ट महंगाई, जो आपने फरमाया कि डिवेल्यूएशन की वजह से है। सो आप इसके ऊपर पार्टी के जरिए कोई पॉलिसी मुरतब क्यों नहीं करते हैं? हमारी कंसल्टेशन जो है विद इन द पार्टी इन प्रोग्रेस है, होती रहती है। हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं, मेरे अपने व्यूज हैं। मुझे ये थोड़ा सा एज है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुझे 2 दफा ये जिन को हैंडल करना कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और हो गया। 98-99 में भी हो गया, 2013-14 में भी हो गया, जब 111 इंटरमेंट में चला गया, 114 ओपन मार्क में चला गया। कुछ सियासतदानों ने पिंडी के कह दिया कि अगर 100 से वापस आएगा हम सियासत छोड़ देंगे। वो आज तक भी सियासत में है, ये अलग बात है। तो ये हम आपस में डिलिब्रेट भी करते हैं और इसके ऊपर हम अपना हम सीरियसली वी आर कंसर्न। मियां साहब ये नहीं है कि ये इन चीज़ों को वो नहीं देते, जहां वो दूसरी चीज़ों में मावनत करते हैं और गाइड करते हैं और हुकूमत को मशवरे देते हैं। और वो सिर्फ अपनी अपनी यानी पीएमएलएन के साथियों में हुकूमत नहीं, वो सारे साथी बैठे होते हैं। जो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं वो भी होते हैं ऐसे मशवरों में, जिसमें मियां साहब के साथ मैं भी उनको असिस्ट करता हूँ लंदन से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस मुश्किल तरीन जो ये एक जो मामला आपने खुद ही फरमाए, डिवैल्यूएशन है, मेरे नजदीक इंटरेस्ट रेट इज द नंबर 2। तो कोई बिजनेस कंपेटिटिव नहीं हो सकता 15% पे। नंबर 3 महंगाई, कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, इन तीनों को हमें हेड ऑन लेके इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। नंबर 2 के कितनी मुद्दत में फिक्स होगा, जाहिर है इसको आपने चेंज करना डायरेक्शन को, कि ये अब दूसरी तरफ चल पड़े, जो ये आसमान की तरफ जा रहा है ये अब जमीन की तरफ ये मुड़े। और काफी हद तक बिजनेस एज यूजुअल का होता है। तो हमारे पास अगले साल यानी अगस्त तक टाइम है। आई थिंक देयर इज एनफ टाइम कि ना सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया जा सके बल्कि मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट इन इंडिकेटर्स में और इन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए हम इकदाम कर सकते हैं और रिलीफ शुरू हो सकती है। फुल फ्लैज तो मैं रिलीफ आपको वादा नहीं कर सकता, इट्स टू शॉर्ट अ पीरियड, यू नीड अ फुल टर्म। लेकिन आगे एक होता है कि हवा में बात करनी, बुकिश बात करनी, एकेडमिक बात करनी, एक होता है कि आपको डिलीवर करना। सो वी डिलीवर्ड, पीएमएलएन डिलीवर्ड इन 98-99 आफ्टर डेक्लेरेशन, पीएमएल डिलीवर्ड 2013-17। यही मुल्क था जो 18वीं मीशत बनने जा रहा था। प्राइस वाटर हाउस की प्रोजेक्शन आपके पास है, कभी वो आप हम उसको देखते नहीं है, लेकिन ये मुल्क 18वीं मीशत बनने जा रहा था। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसके इमरान खान साहब उनकी पार्टी मेन जिम्मेदार है, उसकी वजह से जहां हम आज खड़े हैं, आज वो हमारी जो प्रोजेक्शन है 54th इकोनॉमी पे हम जा रहे हैं 2034 में। तो दिस इज द सैडेस्ट पार्ट इन माय लाइफ टू सी कि आप कहां G20 के मेंबर बनने के लिए तेजी से जा रहे थे और हर चीज उसकी डायरेक्शन में सही सिमत में जा रही थी, और आज कहां हम 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं और हम हर जगह पे कशकोल लेके हमें फिरना पड़ता है। और कभी इधर IMF को देख रहे हैं, कभी दूसरे दोस्तों ममालिक को देख रहे हैं। अल्लाह करे हम जल्दी से जल्दी इस क्वागमार से बाहर निकलें। अच्छा, क्विक फायर सवाल, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है और आपसे बहुत सारी बातें जो अभी रह गई किसी और विषय में कर सकते हैं। लेकिन आपने जून में फरमाया था कि मैं अगले महीने वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब की भी बातें हम सुनते रहते हैं,
तो आपकी वापसी और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती जैसी है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो क्या आपको अपने बारे में तो पता होगा कि क्या कर रहे हैं आप? ये इस पे मैं वो जो आगे मैंने अपनी सोच बयान की है वो ऑब्वियसली इस पे लागू नहीं होती। यू आर एब्सोल्युटली राइट शाह साहब। इसमें गुजारिश ये है कि एक तो समर वेकेशन थी एपेक्स कोर्ट्स की, मेरी 2018 से मेरी पेंडिंग पिटीशन है कि आपने मुझे गलत एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। मेरी एक असूली एक कह लें कि पिटीशन है, एक अपील है, और वो आज तक लगी नहीं। 4 साल हो गए उसको, और मैंने उसके लिए अर्जेंट हेयरिंग एप्लीकेशन भी दी थी। आपने शायद देखा होगा कि सितंबर में वो जब लगी तो वो अभी 2 हफ्ते की उस पर फिर एडजर्नमेंट है। ये एक्सपेक्टेड था कि इस हफ्ते में लगेगी, अब शायद अगले हफ्ते लगे। जो ही लगेगी मैं, और मेरे पास बाई दी वे ये जरा जरूर मुझे आप थोड़ा सा डिस्काउंट दें कि मेरे पास 2018 में जब मेरा पासपोर्ट इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में एक वैलिड पासपोर्ट, एक मुझे स्टैंड किया गया, मुझे स्टेटलेस बनाया गया। मैं जब यूके में था, मेडिकल रीजंस की वजह से मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया गया, और फिर मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया कि दुनिया में कोई पाकिस्तान एम्बेसी या हाई कमीशन मुझे पासपोर्ट इशू ना करे। वो मुझे पासपोर्ट जो है, जो मैंने जून का कहा था, वो मुझे मई 2022 के शुरू में मुझे पासपोर्ट मिल चुका है। और मैं इसीलिए मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, और वो जो ही वो हेयरिंग होती है, होपफुली इंशाल्लाह शायद आपका मेरा कोई लाइव आमने सामने बैठ के प्रोग्राम हो, कोई नेक्स्ट वाला जो होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। आखिर में जब आप और मुख्तसरन फरमाइएगा कि जब आप देखते हैं कि आपकी पिटीशन के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के केस के साथ क्या हुआ, मरीम नवाज के पासपोर्ट के मामले के साथ क्या हो रहा है, और जब आप देखते हैं कि इमरान खान के मामलात के साथ निज़ाम इंसाफ कैसे डील करता है, तो आप मवाजना कैसे करते हैं? दुख होता है जी। मैं समझता हूँ कि लॉ ऑफ इक्वालिटी शुड अप्लाई। अगर अपना तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, और ऑन टॉप ऑफ दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी तौहीने अदालत में डिस्क्वालीफाई होते हैं, अपनी सीट लूज करते हैं असम्बली की, तो मैं समझता हूँ कि फिर वही फॉर्मूला आम आवाम भी, मुझे छोड़ें, हर पाकिस्तानी ये तवक्को करेगा कि वही फॉर्मूला अब इमरान खान साहब पे भी लगेगा। तो जो आपने कंपैरिजन की बात की है, वो होना तो यही चाहिए कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि नजर आना चाहिए। और मेरे मामले में तो मेरा तो बहुत ही सिंपल मामला है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी। दिस इज एलिगेशन अगेंस्ट मी, दिस इज माय फेक केस, और मैंने कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। अब मैं इंसाफ की इंतजार कर रहा हूँ। मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडेड अनफंड डिक्लेयर किया गया। मेरे घर में जो एक ही पाकिस्तान की रेजिडेंट है, सियासत में भी अभी नहीं आया था, ED 7 का है, उसको कब्जा कर लिया गया। उसको अब तमाशे आपके सामने हैं। उसको ऑक्शन करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ तो उसको नागा बनाने की कोशिश। अब क्या क्या ये सियासत यार, खुदा के लिए एक हद तक देयर शुड बी ए लिमिट। आप बिलो द बेल्ट तो आप इतनी गंदी सियासत ना करें। तो उन्होंने खासा ने की, अब उनके सामने है। अब वो तोशा खाना भी फंसे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस में फंसे हुए हैं, कंटेम्प्ट में भी फंसे हुए हैं, और मल्टीपल चीजें जो उनके खिलाफ है, जो कि उनको फेस करनी पड़ेगी। तो जो उन्होंने किया है, जो बोया है, वो काट रहे हैं। लेकिन द जस्टिस डिमांड्स के जो आप फिर बाकी लोगों के साथ आपने खड़े खड़े एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, आपने 3 जो है पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसमें से एक को 1 महीना कैद कर दी। तो आई थिंक इमरान खान साहब इज नो डिफरेंट। हम सबके साथ एक ही स्लोक होना चाहिए ना जी। इसाक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसाक डार साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी लीडर हमसे बात कर रहे थे यूके से। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।